Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, मैं रोशन तिवारी अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप रेड बटन को दबाकर आप हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 10 को देखेंगे, जो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस वीडियो के माध्यम से हम इस अभ्यास में एनसीईआरटी के बुक में जो भी प्रश्न उत्तर दिया गया है उस सब को हल करवाएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। तो बिना लंबा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम का अच्छा से तैयारी कीजिए। मेरी कोशिश रहेगी आपको अधिक से अधिक समझा के अधिक से अधिक आपको लाभ पहुंचाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ में जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आपका पेज नंबर 185 में जो प्रश्न है उस प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। प्रश्न पहला है, उसमें दिया हुआ है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है उसकी परिभाषा लिखनी है। मुख्य फोकस के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। यानी कि अवतल दर्पण में जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच में एक बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो वक्रता फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी कि 20 बटे 2 कर दीजिएगा, आपका 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे है 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो अवतल दर्पण वह दर्पण है जब अवतल दर्पण के ध्रुव, ठीक है, उस दर्पण का नाम बताना आपको जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो अवतल दर्पण जब अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बिंब को रखते हैं तो यह सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। समझ में आ गया। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। हम वाहन में उत्तल दर्पण को पास से दृश्य यानी कि पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न यहाँ से बनता है कि वाहन के पीछे देखने के लिए या साइड मिरर के रूप में या पश्च दृश्य के यानी पीछे देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। तो उत्तल दर्पण लगा होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है। यानी कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, साथ ही क्या होता है, ये वस्तु के आकार से छोटा बनता है। इसकी दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्र होती है। यानी कि अवतल दर्पण जो होता है उसका इस तरह से बाहर की ओर वो क्या रहेगा, उभरा रहेगा, जिसके कारण कि ये अधिक से अधिक ज़्यादा भूभाग को अपनी ओर क्या करता है, केंद्रित करके एक छोटे से दर्पण में जो भी बिंब आप देखना चाहते हैं यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसीलिए जो है अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में या पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे की और बड़े भूभाग को देखने में समर्थ बनाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे है आपका पेज नंबर 128 का प्रश्न। पेज नंबर 128 में आपका प्रश्न
प्रश्न पहला दिया हुआ है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अभी तुरंत आप पढ़े थे कि वक्रता फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, तो यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा कर देना है, 2 से गुना कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा 16। ठीक है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 दे दिया है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या बटे 2 कर देंगे, आपका 16 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, फोकस दूरी आ जाएगा। पहले जो आप देखे थे सेम प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे प्रश्न 2 दिया हुआ है, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कोई अवतल दर्पण के सामने जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है जिसका 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब से दर्पण कितना दूर स्थित है। तो देखिए अवतल दर्पण में जो है वस्तु रखा कहाँ हुआ है, बिंब की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर हो गया, अर्थात आवर्धन। और उसके बाद क्या होता है 3 गुना, चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब से 3 गुना बनता है तो -3 हो गया। f बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं h डैश बटे u बटे v हो गया, तो u और v आपको पता है, तो m बराबर आपको फार्मूला पर बैठा दीजिएगा 30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की दूरी क्या है 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? इसको फिर से एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से। देखिए इसमें है आपको ये फार्मूला दिया हुआ है, m बराबर है आपका u बटे v। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको क्या करेंगे, m का वैल्यू आपको 3 है, यहाँ पर -3, v तो आपको ज्ञात करना है, और उसके बाद -10 दिया हुआ है यहाँ पर क्या u। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे -30 सेंटीमीटर, यानी कि v बराबर दर्पण के सामने कितनी दूर होगी, तो ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 194 नंबर का प्रश्न। 194 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है कि वायु में, ठीक है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण, एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। ठीक है, यानी कि वायु में जब प्रकाश की किरण जा रही तो ये सीधी रेखा में गमन करेगी, और जब ये जल में घूमी तो अभिलंब की ओर मुड़ी। ऐसा क्या होगा, क्यों होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है, क्योंकि देखिए सघन विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, और फिर सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो वही चीज़ है। तो अभी देखिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ा, क्योंकि प्रकाश की किरण वायु से जब विरल माध्यम में जाता है, ठीक है, यानी कि सघन माध्यम से कहाँ गया, विरल माध्यम में गया। ठीक है, प्रकाश की किरण कहाँ से गया, वायु से कहाँ गया, विरल माध्यम में, से जल जो जल वायु की तुलना में सघन माध्यम है, ठीक है, जल जो है वायु की तुलना में क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है, में प्रवेश करता है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, यानी कि जल से वायु में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न 2 कह रहा है इसमें आपका, वायु प्रकाश से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रकाश वायु से, ठीक है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कांच में प्रकाश की चाल, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपका है कांच में, ठीक है, और उसके बाद माध्यम में प्रकाश की चाल भी दी हुई है। अब माध्यम में प्रकाश का चाल आपको माध्यम 2 में प्रकाश की चाल निकालना है। तो इस तरह से देखिए अपवर्तनांक दिया हुआ है 21, उसके बाद इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, 21.05 दिया हुआ है, और उसके बाद प्रकाश के माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड में v2 आपको निकालना, उसको इधर ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अब देखेंगे तीसरा नंबर का प्रश्न। तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है सारणी 10.3। सारणी 10.3 आप लोग देख लीजिएगा, बुक में दिया होगा। तो सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए
अधिकतम प्रकाशिक घनत्व याद रखिएगा, हीरा है जिसका अपवर्तनांक है, हीरे का अपवर्तनांक क्या है तो 2.42, ठीक है, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व है। जबकि न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व माध्यम वायु है जिसका अपवर्तनांक 1.003 है। तो इसको याद रखिएगा, 0003 है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। आगे देखेंगे प्रश्न 4 का। प्रश्न 4 आपका कह रहा है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा। सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। तो दो प्रश्न यहाँ पर आपका 10.3 से दिया हुआ है, आप 10.3 से इसको देखकर समझ लीजिएगा। हम यहाँ पर आपको वहाँ से ही अपवर्तनांक दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए, इसको देखिए, केरोसिन का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तारपीन का अपवर्तनांक दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है। इसमें जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, जल में जो है प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक हो उसमें उसका चाल सबसे अधिक होगा। तो जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो जल में यहाँ पर क्या है, जल का अपवर्तनांक कम है, प्रकाश की चाल इसमें सबसे अधिक है, जबकि तारपीन में प्रकाश की चाल कम है, उसकी अपेक्षा सबसे कम जो है आपका हो जाएगा किसमें, सबसे कम तारपीन हो जाएगा और मध्यम रहेगा केरोसिन में, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे, हीरे का अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.42। चलिए इस कथन का क्या अभिप्राय है, यानी कि ये कथन क्या कहता है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरे का प्रकाशिक घनत्व अधिक है, जिससे यह एक कठोर पदार्थ है और इसमें प्रकाश की चाल जो है सबसे कम है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे पेज नंबर 203 का प्रश्न देखेंगे, किसी लेंस का डायोप्टर क्षमता, एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, एक डायोप्टर क्षमता किस बात को दर्शाता है ये आपको परिभाषित करना है। तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसे लेंस के एक डायोप्टर क्षमता कहते हैं, यानी कि एक डायोप्टर जो है यहाँ क्या बता रहा है, लेंस की फोकस दूरी बता रहा है। स्पष्ट हो गया। चलिए आगे देखेंगे पेज नंबर 2 का प्रश्न। पेज नंबर 2 का प्रश्न आपका कह रहा है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहीं रखी है, ठीक है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, ये लेंस की क्षमता भी ज्ञात करें, ठीक है। लेंस का क्षमता को ज्ञात करना है, ठीक है। जिस साइज का बिंब है तो लेंस का क्षमता आपको ज्ञात करना है। तो देखिए उत्तर में है, आपको दिया हुआ है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, अतः प्रतिबिंब की दूरी भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बिंब की ऊंचाई बराबर इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर फार्मूला से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, चूँकि वास्तविक और उल्टा है, इसको देख के आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लेंस सूत्र से इसको क्या कर लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आपको दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे आप वीडियो देख लीजिएगा, इसको वहीं से समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर लेंस सूत्र का उपयोग किया गया है, ठीक है। चलिए फोकस दूरी निकाला गया, यहाँ पर लेंस का क्षमता 1/f होता है, 1/f पे हल कर लिया गया तो 4 डायोप्टर इसका लेंस का क्षमता हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न 3 देखेंगे, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो 2 मीटर की फोकस दूरी इसमें -2 हो जाएगा, लेंस की क्षमता 1/f होता है, जैसा कि अभी आपको हम पहले बताए हुए थे। तो 1 -2 हो जाएगा, इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 0.1, अतः लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा आपका 0.5 डायोप्टर, ठीक है। चलिए यह वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है, इसीलिए हम फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। इस वीडियो में अभ्यास के बीच का प्रश्न उत्तर सारा हल करवाया गया है। इस चैप्टर के अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है उसके लिए एक दूसरा वीडियो हम बनाकर अपने YouTube चैनल लेट्स ईजी टू लर्न पर डाल देंगे। आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।